नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। सहायक आचार्य झारखंड सीजीएल और लेडीज सुपरवाइजर परीक्षा के लिए हिंदी पेपर 2 का यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी पेपर 2 के मॉडल प्रश्न पत्रों का सीरीज आज से प्रारंभ है। हिंदी पेपर 2 के सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। हिंदी पेपर 2 का सिलेबस बड़ा है, इसलिए नियमित रूप से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है डिंगल। डिंगल राजस्थान के प्रमुख बोली मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। डिंगल साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। दूसरा प्रश्न है, दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ, यह किसका संवाद है? यह संवाद गोदान उपन्यास से संकलित है। सही उत्तर है ओंकारनाथ। ओंकारनाथ बिजली अखबार के बिजली दैनिक पत्र के संपादक थे और यह संवाद उन्होंने मालती से कहा है। सेमरी गांव में जेठ के दशहरे पर कौन सा नाटक हो रहा था? यह भी प्रश्न आपके गोदान उपन्यास से है। सही उत्तर है धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का रोल किया था। अगला प्रश्न है, राय साहब के दूसरे चाचा फारसी भाषा में किसका अनुवाद कर रहे थे? सही उत्तर है रामायण का अनुवाद कर रहे थे। सेमरी गांव के निवासी राय साहब ने धनुष यज्ञ नाटक का आयोजन किया था और इस अवसर पर उनके रिश्तेदार और मित्र आए हुए थे और उनके चाचा आए हुए थे। पहले चाचा वृंदावन में रहा करते थे जो राधा के भक्त थे और दूसरे चाचा फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे और ये राम के भक्त थे। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? सही उत्तर है साहित्यिक कोमलता है। कबीर की भाषा में साहित्यिक कोमलता का भाव दिखलाई पड़ता है। इनकी भाषा में खारापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, भाषा में अखड़पन है। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है कबीर की वाणी में, रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सही उत्तर है सूफियों के सत्संग का। अगला प्रश्न अलंकार से है, बीते विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यह काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण है, मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चरण सरोज पखारन लागा। ये सारे रूपक अलंकार के हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। उपमेय पर उपमान का भेद आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार पहचान करने का ट्रिक है कि इसमें जो है समानतावाचक पद होता है, सा, से, सी, सम, के समान, सरिस, तो समझेंगे कि यह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में उपमेय का उपमान से तुलना स्थापित किया जाता है, समानता स्थापित किया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, यहाँ पर सम है। पीपर पात सरिस मंडोला, मन की तुलना पीपल के पत्तों से की जा रही है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी प्रकार कमल के समान सुंदर नयन, तो के समान देखेंगे सम, सा, से, सी, सरिस, तो उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका पहचानने का ट्रिक है कि जानो देखेंगे काव्य पंक्ति में, जानो, जनु, जनहु, मानो, मनु, मन हूँ, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में,
फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जनु है यहाँ इस काव्य पंक्ति में, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है, म वर्ण बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अलंकार से संबंधित वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है रस है, निस्दिन बरसत नैन हमारे। यह काव्य पंक्ति सूरदास की है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही उत्तर है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रसों की कुल संख्या 9 है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, और दूसरा है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 है और रसों की संख्या भी 9 है। अस्थायी भाव क्या होता है? मनुष्य के हृदय में कुछ भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। तो रसों की कुल संख्या 9 है, इसलिए अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। और संचारी भाव, एक होता है संचारी भाव। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है और रसों की कुल संख्या 9 है और अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। रस से संबंधित वीडियो बना हुआ है आपके सिलेबस में, रस छंद अलंकार इनसे संबंधित वीडियो बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है रति। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहा जाता है। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? सही उत्तर है कबीर। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम धरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? सही उत्तर है राग गौड़ी में है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न मैला अंचल उपन्यास से है। मैला अंचल उपन्यास के रचयिता रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। प्रश्न है झगड़ू न जाहू कचहरिया, बेमनवा के ठाठ जहाँ, किसके कथन को बालदेव जी कहते हैं? सही उत्तर है महात्मा गांधी के कथन को यह बालदेव जी कहते हैं। लक्ष्मी कोठारिन महात्मा जी को किसका भगत बताती है? सही उत्तर है सतगुरु का भगत बताती है। अगला प्रश्न गोदान उपन्यास से है। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रखता वह चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। यह किसका संवाद है? यह संवाद मालती का है जो राय साहब से कहती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी मालती। प्रश्न है सेमरी और बेलारी के बीच कितने मील का अंतर था? सेमरी राय साहब का गांव था और बेलारी होरी का गांव था। दोनों के बीच 5 मील का अंतर था। सेमरी और बेलारी गांव अवध प्रांत में थे। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? यह प्रश्न शब्द शक्ति से है। सही उत्तर है लक्षणा। शब्द शक्ति के 3 भेद है। पहला है अभिधा। अभिधा अभिधा जिस शब्द से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध हो, जिस शब्द से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे ना कहते हैं, ना कहने से शरीर के अंग का बोध होता है। दूसरा है लक्षणा। लक्षणा जो होता है जिस शब्द से मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने पर अन्य अर्थ का बोध हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, खली पहलवान भीम है। यहाँ भीम का अर्थ पांडव नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा पड़ रहा है। यहाँ भीम का अर्थ शक्तिमान से है, शक्ति से है।
मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करती है, जैसे 9 2 11 होना। यहाँ पर जोड़ नहीं है, सामान्य अर्थ नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा पड़ रहा है, इस कारण से यहाँ पर है। अन्य अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ है भाग जाना। तीसरा जो है शब्द शक्ति है वह है व्यंजना। व्यंजना व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ और सूक्ष्म होता जाता है। कविताओं में इसके सरलार्थ करने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति कार्य करती है। रूढ़ा और प्रयोजनवती की शब्द शक्ति के प्रमुख भेद है। सही उत्तर है लक्षणा के भेद है रूढ़ा और प्रयोजनवती। अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य अर्थ का बोधन होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो सही उत्तर है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल तले। यह किसका कथन है? यह कथन है प्रशांत का, यह मैला आंचल उपन्यास से संकलित है। बावन दास बालदेव को गांधी जी की लिखी चिट्ठियाँ किसे देने को कहता है? सही उत्तर है गांगुली को। मनोहर सुगंध इनमें से किससे निकलती है? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी से, बेजक से, लक्ष्मी के देश से, चंदन से। गोदान उपन्यास में गोबर के पुत्र का क्या नाम है? सही उत्तर है मंगल। कन्या होरी की मृत्यु पर कितने आने देकर गोदान करती है? सही उत्तर है 20 आने देकर गोदान करती है। उपन्यास का अंतिम दृश्य है होरी की मृत्यु होने पर 20 आने देकर दाता दीन को वह गोदान करती है धनिया। होरी गांव के सड़क निर्माण में कितना रोज कमाता था? सही उत्तर है 8 आने रोज कमाता था। इसी सड़क निर्माण में भूखे प्यासे काम करने पर होरी को लू लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सही उत्तर है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो अलंकारवादी आचार्य हैं भामह, दंडी और उद्भट। ये तीनों जो हैं अलंकारवादी आचार्य हैं। और यहाँ पूछ रहे अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो सही उत्तर है वामन। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? सही उत्तर है मम्मट। मम्मट ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य कहा है, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य कहा है, गुणीभूत व्यंग्य को उत्तम काव्य कहा है और ध्वनि को उत्तम उत्तम कहा है। अगला प्रश्न है, जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? जनश्रुति के आधार पर नंदीकेश्वर को रस की प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। वैसे रस के प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार रस के प्रवर्तक भरत मुनि है और जनश्रुति के आधार पर नंदीकेश्वर को कहा जाता है रस के प्रवर्तक। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो सही उत्तर है संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। भक्ति की 2 धाराएं हैं। पहला है सगुण काव्य धारा और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण के 2 शाखाएं हैं, पहला है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य धारा। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था?
विकल्प है धान, पाट, खेसारी, गेहूं। तो सही उत्तर है गेहूं नहीं था। धान, पाट और खेसारी मेरीगंज गांव का मुख्य फसल था। मैलांचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था? सही उत्तर है छोटन बाबू ने गिरफ्तार करवाया था। प्रश्न है ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? विकल्प है यहाँ पर राजकुमार, कुमार नीलोत्पल, महाराजा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कुमार नीलोत्पल। प्रशांत और कमला के पुत्र का नाम नीलोत्पल रखा गया, नीलोत्पल। रामदास किससे दासीन रखने की अनुमति मांगता है? सही उत्तर है लक्ष्मी से। डॉक्टर प्रशांत के अनुसार गांव के लोगों के बारे में कहे गए निम्न में से गलत कथन को चुनिए। तो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और राम कृष्ण कथा अमृत रखता था? अपनी झोली में जो है गीता और राम कृष्ण कथा अमृत कौन रखता था? विकल्प है रामदास, सेवादास, लक्ष्मी, ममता। सही उत्तर है ममता। अंतिम प्रश्न है अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागज के लेखी? तो सही उत्तर है कबीर ने कहा मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागज के लेखी। कबीर के बारे में कहा गया है मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।